हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज CAPF AC 2021 पेपर 2 जो पेड ग्रुप है हिंदी माध्यम वाला। उसमें आज हम लेक्चर नंबर 2 देखेंगे, यानी कि टेंस का पार्ट 1 देखेंगे। हमने ऑलरेडी कल जो था आपको वो डिस्कशन किया, जो भी आपका पेपर 1 का था, ठीक है। सॉरी, पेपर 2 का जो इंट्रोडक्टरी था कि हम उसमें क्या आपको प्रोवाइड कराएंगे, उस लेक्चर कंपोनेंट में क्या क्या होंगे, वो उसमें को हमने प्रोवाइड किया। अब जो है आज हम टेंस देखेंगे। टेंस में आज हम प्रेजेंट टेंस का कंपोनेंट देखेंगे। देखो, कल से जो भी है बैच स्टार्ट हो चुका है। जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं वो पार्टिसिपेट इसमें कर सकते हैं। अब देखो, दो चीजें आता है, टाइम एंड टेंस। तो हमें जो भी यहाँ टेंस पढ़ना है, टाइम जो है, टाइम क्या है, नॉन ग्रामेटिकल कंसेप्ट है, ठीक है। जो आपका टाइम है, टाइम नन आगे के स्लाइड में हम टाइम का भी डेफिनेशन देखेंगे और टेंस का डेफिनेशन देखेंगे। लेकिन हमें टाइम से मतलब नहीं है। टाइम जो है, एक तरह से टाइम का कंसेप्ट जो है यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल इन द सेंस कि हर जगह पूरी दुनिया में टाइम यूज होता है। टाइम क्या है, पास्ट टाइम, प्रेजेंट टाइम और फ्यूचर टाइम। अब देखोगे कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर ये टेंस में भी आप पढ़ोगे, लेकिन टेंस एक ग्रामर का पार्ट है। लेकिन टाइम जो है वो नॉन ग्रामेटिकल कंसेप्ट है। और उसके बाद टाइम जो है यूनिवर्सल कंसेप्ट है। यूनिवर्सल की जैसे मैं या कोई भी चीज, जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है। यदि जस्ट इमेजिन करो कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, ये सेंटेंस यदि देखोगे तो इस सेंटेंस में क्या है, आपका पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर एक तरह से तीनों समाहित है। लेकिन टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि देखोगे तो ये प्रेजेंट टेंस है कि द अर्थ मूव्स राउंड द सन। अर्थ मूव्स राउंड द सन, यदि इसको देखोगे तो इसमें क्या हो रहा है कि ये टेंस में प्रेजेंट टेंस है। ये आप आगे पढ़ोगे तो देखोगे। लेकिन जस्ट हम सिंपल कि द अर्थ मूव्स या रिवॉल्व्स राउंड द सन, ये क्या है, प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। लेकिन आपका जो क्या है कि ये यदि देखोगे कि टाइम में, तो टाइम में क्या है, अर्थ क्या है, आज नहीं, पहले भी मूव करता था, कल कल भी मूव करेगा। तो टाइम जो क्या है कि ये तीनों तो यूनिवर्सल, ये कंसेप्ट एक तरह से है। सारे सेंटेंस उसी फॉर्म में नहीं होंगे, लेकिन आपका टाइम जो होता है वो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में होता है। अब लेकिन जहां टेंस देखते हो तो टेंस क्या होता है कि ग्रामेटिकल कंसेप्ट है, यूज्ड टू टेल फॉर्म ऑफ वर्ब। हम आगे की स्लाइड में जो देखेंगे वर्ब का फॉर्म देखेंगे, तो उसमें तो अब देखो, ये हमारे लिए टाइम वगैरह का जो है वो बहुत सारी चीजों को जानने का जरूरत नहीं है। वो चीजें जो है वो हमको डीप डीप में नहीं जाना है। हमें जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है इंपॉर्टेंट है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें देखना है। तो रूल्स हमको देखना है। अब देखो, ग्रामर में ही, टेंस में ही, टेंस में यदि आप देखोगे तो यदि आप एसएससी सीजीएल का प्रिपरेशन करोगे तो उसमें थोड़ा सा डिफरेंट चीजों को देखना पड़ेगा। बैंकिंग है तो उसमें डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखना। लेकिन हम जो यहाँ ये पढ़ा रहे हैं वो असिस्टेंट कमांडेंट के लिए कर रहे हैं, तो यहाँ डिफरेंट फॉर्म में आपको देखना होगा। ये बस डेफिनेशन आप देख लो अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया। विकिपीडिया के अनुसार क्या होता है, टाइम इज द indefinite continued progress of existence and events that occur in an apparently irreversible succession from the past थ्रू द प्रेजेंट इनटू द फ्यूचर। जैसे क्या है, एक जो होता है ना कि बच्चा जो है बड़ा होता है, बड़े बूढ़े होते हैं और बूढ़े इस दुनिया को छोड़ जाते हैं। तो जैसे एक बच्चा है या एक बीज है, तो बीज में क्या है कि कहीं से बीज आया, वर्तमान में वो है और उसमें पोटेंशियली एक पौधा छुपा हुआ है, एक वृक्ष छिपा हुआ है। तो वो जो है टाइम जो है पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के फॉर्म में चलता है। तो ये आपको जरूरत ज्यादा नहीं है। टेंस है, टेंस आपको जानना है, टेंस आपको मेन पढ़ना है। तो टेंस रेफर्स टू द फॉर्म ऑफ वर्ब इन अ सेंटेंस टू इंडिकेट द कनेक्शन टू टाइम ऑफ द एक्शन और स्टेट बीइंग डिस्क्राइब्ड बाय द वर्ब। यानी कि टेंस किसी भी वाक्य में क्रिया का वह रूप है जिसके माध्यम से यह पता चलता है कि वाक्य में किए गए कार्य का समय के साथ क्या संबंध है। अर्थात कार्य का समय वर्तमान, भविष्य और भूतकाल किसमें है। तो हमें
टेंस को ये देखना है, टेंस में क्या है, वर्ब का फॉर्म मेनली इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है? तो वर्ब का इसमें फॉर्म देखा जाता है, वो आपका इंपॉर्टेंट होता है। तो ये इस चीज को देखोगे। अब एक ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम अभी टेंस पढ़ा रहे हैं, फिर वर्ब जब हम पढ़ाएंगे या जो भी, ये इसको हमेशा ध्यान रखना है। ये आपका पूरे एक तरह से, यदि आप इंग्लिश ग्रामर के बारे में जानते हो, पढ़ते हो, समझते हो या जानना चाहते हो, तो ये आपको पूरे के पूरे ये जानना पड़ेगा, ये हमेशा ध्यान में रखना होगा। देखो V1, V1 देखोगे तो ये प्रेजेंट होता है, ये प्लूरल फॉर्म में होता है। सिंगुलर जब हम बनाते हैं तो क्या होता है, यस या यस लगाते हैं। तो V1 नॉर्मली होता है कि कोई भी जो वर्ब है वो प्रेजेंट में प्लूरल फॉर्म में होता है, जैसे ईट, ड्रिंक, स्लीप, बीप, क्राई, कम, गो। वट एवर वर्ब इन ओरिजिनल फॉर्म यू सी, तो वो क्या होता है, आपका ये होता है V1 फॉर्म में, यानी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो होता है वो प्रेजेंट टेंस में प्लूरल फॉर्म में होता है। V2, V2 देखो क्या है, पास्ट फॉर्म ऑफ V1, यानी वर्ब V1 जैसे ईट है तो ईट का एट, ATE, ड्रिंक तो ड्रिंक, ड्रैंक, ठीक है? स्लीप, स्लेप्ट, बीप, बेप्ट, क्राई, क्राइड, कम, केम, गो, बेंट। ये आपका पास्ट फॉर्म होता है। नेक्स्ट आपका पास्ट पार्टिसिपल, तो पास्ट पार्टिसिपल को V3 कहते हैं, वर्ब का 3, जैसे ईट, एट, ईटेन, ठीक है? स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट, बीप, बेप्ट, बेप्ट, क्राई, क्राइड, क्राइड, कम, केम, कम, गो, बेंट, गॉन, ठीक है? तो ये आपका जो होता है पास्ट पार्टिसिपल। V4 में हम आईएनजी जो V1 है, यानी कि जो V1 फॉर्म है, प्लूरल का फॉर्म जो है प्रेजेंट में जो V1 है, उसको हम आईएनजी उसमें लगाते हैं, तो वो आपका V4 हो जाता है। V5 जो होता है सिंगुलर फॉर्म होता है, यानी कि जो इसमें यस या यस जब हम लगा देते हैं, ठीक है? यस और यस ऐड कर देते हैं V1 में, जब हम V1 प्लस यस और यस जब ऐड करते हैं तो वो सिंगुलर देखोगे। नॉर्मल जो आपका नाउन होता है, तो नाउन वगैरह में जो है, तो नाउन में क्या होता है कि आप यस और यस लगाते हो या डिफरेंट फॉर्म में तो वो प्लूरल बनता है, लेकिन यहाँ ये है नॉर्मल केसेस में, वर्ब में डिफरेंस ये है कि वर्ब में नॉर्मल में प्लूरल में होता है, लेकिन यस और यस लगाते हो तब ये सिंगुलर बनता है। इस बात का हमें ध्यान रखना है कि इन नॉर्मल केसेस वर्ब जो होता है वो प्लूरल फॉर्म में होता है, लेकिन सिंगुलर में ये नाउन जो होता है वो नॉर्मल में सिंगुलर होता है। नाउन में यस और यस लगा देते हो तो प्लूरल बनता है, लेकिन वर्ब में यस और यस लगा देते हो तो वो आपका सिंगुलर बन जाता, सॉरी। तो देखो, ये फॉर्म हमेशा ध्यान रखो, V1, V2, V3, V4, V5, ये आपका हमेशा ये आपका यूज होगा। अब देखो एक चीज इसमें से देखना कि कोई भी फॉर्म में आप देखोगे, ये प्रेजेंट है, ये आपका पास्ट है, ये भी पास्ट है, ऐड आईएनजी, तो आईएनजी में पास्ट और प्रेजेंट एक तरह से दोनों में, प्रेजेंट में जैसे आई एम ईटिंग तो आईएनजी लग गया, या आई वॉज ईटिंग तो उसमें भी आईएनजी लग गया। और ये फिर आपका प्रेजेंट में ही है, V5 जो है सिंगुलर बनाते हैं यस यस लगा करके, तो ये आपका जो है सिंगुलर लग रहा। तो देखो, ये सिर्फ उस अनुसार देखोगे तो वर्ब आइदर क्या है, प्रेजेंट में है या पास्ट में है। तो जो मॉडर्न ग्रामर एक तरह से है, मॉडर्न ग्रामर में जो टेंस एक तरह से है, आइदर प्रेजेंट है या पास्ट है। तो जो मॉडर्न ग्रामर हम देखते हैं, ए लॉट ऑफ थिंग्स, देखो कोई भी लैंग्वेज किसी भी चीज का होता है, लैंग्वेज ग्रामर ये सब कंटिन्यूअस चेंजिंग होते रहता है, या तो कह सकते हो इवोल्व होते रहता है या चेंज होते रहता है। जैसे आप यदि शेक्सपियर के ओरिजिनल बुक्स पढ़ोगे, तो आज का दाउ शैल नोट बी प्रेजेंट, तो और क्या है, आज की डेट में हम डिफरेंट फॉर्म को यूज करते हैं। संस्कृत, संस्कृत का यदि आप ऋग वैदिक टाइम का संस्कृत के चीजों को देखोगे तो वो डिफरेंट है।
आज का जो संस्कृत है वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में डिफरेंट है। हर लैंग्वेज में देखोगे, तमिल में ही जैसे देखोगे या फिर कोई भी चीज़ में, जैसे बांग्ला देखो, बांग्ला में जो आपके ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने 19th सेंचुरी में उसके ग्रामर में काफ़ी चेंजेज़ किया और जो सिंपलेस्ट फॉर्म में था, जो सिंपल फॉर्म में उस चीज़ को किया। तो सारी चीज़ें जो है कंटिन्यू इवॉल्व होते रहती है। तो जो हम ग्रामर पढ़ते हैं, तो उसमें जो मॉडर्न ग्रामर है, जो वर्तमान में एक तरह से अभी ये यूज़ उस ढंग से उस इवॉल्व हो रहा है, तो उसमें देखा जाए तो जो टेंस है एक तरह से 2 ही टाइप में है, प्रेज़ेंट और पास्ट। लेकिन हम जो है ट्रेडिशनल ग्रामर जो पढ़ते हैं, जो आपके ट्रेडिशनल फॉर्म का ग्रामर पढ़ते हैं, उसमें क्या होता है कि 3 फॉर्म ऑफ ग्रामर है, प्रेज़ेंट, पास्ट एज़ वेल एज़ फ्यूचर। आप देखोगे यदि आप हिंदी का ग्रामर पढ़ोगे, तो हिंदी में देखोगे कि भूतकाल में अलग पार्ट हैं, भविष्य काल में अलग पार्ट हैं, वर्तमान काल में अलग पार्ट हैं। लेकिन ट्रेडिशनल हम ग्रामर जब इंग्लिश का ग्रामर पढ़ते हैं, तो हमारे लिए एक एडवांटेज क्या हो जाता है कि ऑल 3 प्रेज़ेंट, पास्ट और फ्यूचर इन तीनों में 4 4-4 फॉर्म होते हैं। तो एक का किसी का फॉर्म तो सबसे बेटर क्या है, प्रेज़ेंट का हम सबसे अधिक यूज़ करते हैं। किसी भी चीज़ में देखोगे सेंटेंसेस बनाने में हम मेजॉरिटी ऑफ केसेस में जो है प्रेजेंट यूज करते हैं। तो प्रेजेंट को हम यदि सही से पढ़ लेते हैं, प्रेजेंट को यदि अच्छे से कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं, प्रेजेंट को गो थ्रू हो जाते हैं, तो हमें पास्ट और फ्यूचर में बहुत अधिक प्रॉब्लम नहीं होता है। तो हमें प्रेजेंट पर सबसे अधिक फोकस करना है, तो आपका प्रेजेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अब देखो, किसी भी चीज को हमने बोला ना कि चीजों को होलिस्टिक वे में देखने का जरूरत होता है। अभी आज हमने वर्ब का ये फॉर्म बताया आपको, V1 V2 V3 V4 V5। आगे के क्लासेस में हम चलेंगे तो वर्ब का डेडिकेटेड आपका ये लेक्चर होगा, ठीक है। तो जब हम वर्ब का डिफरेंट लेक्चर देखेंगे, तो उसमें हम भी ये चीजों को देखेंगे फिर से। लेकिन हमेशा ध्यान रखो कि ये आपको जब भी है कंटिन्यू, इसको 5 फॉर्म को हमेशा ध्यान रखना है। ये वर्ब का 5 फॉर्म हमेशा यूज होगा, ये आप पूरे चीजों में। तो क्या है, 3 टाइप्स के टेंस हमारे, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। आज हम के जो लेक्चर मेन है उसमें हम प्रेजेंट देखेंगे। तो सबसे एडवांटेज इसमें टेंस में यही है कि ऑल 3 जो हैं उसमें 4 पार्ट्स हैं और सब में 4 पार्ट सेम है। हिंदी के ग्रामर देखोगे या संस्कृत के ग्रामर, जिन लोगों ने सपोज संस्कृत पढ़ा हुआ होगा 10th तक या फिर हिंदी पढ़ा हुआ है, तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में होते हैं, ठीक है। लेकिन ये इसमें ब्यूटी क्या है कि सब में तीनों में सेम है, ठीक है। तो प्रेजेंट में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इम्परफेक्ट या कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो ऑल हमें 4 में। अब देखो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट इसको कहते हैं। तो आपने देखो, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कहाँ इसको हम यूज करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि फॉर्म ऑफ वर्ब, जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर। आपके लिए यहाँ मैं टेंस बताने का मेरा मकसद मेन है कि आपको सेंटेंस फॉर्मेशन आपको आना चाहिए। जो सेंटेंस का फॉर्मेशन आप करते हो, वो सेंटेंस फॉर्मेशन आपको आना चाहिए। सबसे बड़ी चीज ये है यहाँ, मकसद यही है कि आपको सेंटेंस का फॉर्मेशन सही होना चाहिए, करेक्ट सेंटेंस लिख सको, ये चीजें हैं। तो इसमें क्या होता है कि डिफरेंट फॉर्म में आप यूज करते हो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को जैसे यूज करते हैं ना, किसी चीज में प्रेजेंट टाइम में, ठीक है, प्रेजेंट टाइम में किसी का परमानेंट बिहेवियर है। जैसे फॉर एग्जांपल, आई टीच इंग्लिश ग्रामर। आई टीच इंग्लिश ग्रामर, इसका मतलब क्या आप निकाल सकते हो कि आई एम ए इंग्लिश ग्रामर टीचर, ठीक है। आई एम अ टीचर ऑफ इंग्लिश ग्रामर। आई टीच इंग्लिश ग्रामर, ये एक तरह से परमानेंट हैबिट है। परमानेंट हैबिट इन द सेंस कि मेरा एक तरह से प्रोफेशन कि मैं इंग्लिश ग्रामर आपको पढ़ा रहा हूँ पूरे इंग्लिश, मान के चलो असिस्टेंट कमांडेंट के लिए, पेपर 2 के लिए सेकंड पेपर मैं असिस्टेंट कमांडेंट आपको पढ़ा रहा हूँ। तो आई टीच इंग्लिश ग्रामर, इसका मतलब है कि आई एम ए टीचर ऑफ इंग्लिश ग्रामर। अब देखो, आई एम टीचिंग इंग्लिश ग्रामर होता, मान के चलो वो भी वो सेंटेंस, लेकिन वो परमानेंट बिहेवियर। अब ऐसा नहीं है ना कि हम एक दिन के लिए इंग्लिश ग्रामर पढ़ा रहे हैं। सिर्फ ये होता कि मान के चलो, अब जैसे तो उसमें आपको कुछ चीजों को लगाना पड़ेगा एक्स्ट्रा। जैसे अ, ये है कि राम इज अ मैथमेटिक्स टीचर बट टुडे ही इज टीचिंग इंग्लिश ग्रामर।
यानी कि जो उसका जो काम है, वो मेनली क्या है? मैथमेटिक्स का टीचर है। लेकिन ड्यू टू अब्सेंस ऑफ इंग्लिश टीचर या व्हाटएवर रीज़न, कुछ भी रीज़न्स हो सकता है, उसके कारण क्या है, वो आज जो है इंग्लिश ग्रामर पढ़ा रहा है, ठीक है? तो वो इंग्लिश ग्रामर पढ़ा रहा, अदरवाइज़ क्या है, वो मेनली मैथमेटिक्स का टीचर है, ठीक है? तो मैथमेटिक्स का टीचर है, लेकिन वो आज इंग्लिश पढ़ा रहा है। लेकिन यदि किसी का परमानेंट बिहेवियर है, परमानेंट हैबिट है कि वो टीचर है इंग्लिश का, तो वो इंग्लिश पढ़ा रहा, तो आई टीच इंग्लिश ग्रामर, ये आपका हैबिट में हो जाता है। जैसे अब नेक्स्ट है आपका, जैसे है एक्शन, कोई भी परमानेंट एक्शन एक तरह से, जैसे परमानेंट एक्शन, जैसे ये है कि अफरोज लिव्स इन प्रयागराज। अफरोज लिव्स इन प्रयागराज, इसका मतलब क्या है कि वो जो है अफरोज क्या है यूजुअली ये जो मैक्सिमम टाइम जो है, यानी कि कंटिन्यूटी में वो प्रयागराज में रह रहा है, तो ही लिविंग नहीं होगा, ही लिव्स, अफरोज लिव्स इन प्रयागराज। तो इसका मतलब क्या है कि वो वहां रहने का जो उसका कार्य है अफरोज का, उनका जो काम है, तो वो एक तरह से परमानेंट तौर पे है, ठीक है, कि वो आपका जो है परमानेंट रूप से वहाँ रह रहे हैं। फिर जैसे ये होता है ना कि मोहन गेट्स अप बिफोर सनराइज एवरी डे। मोहन गेट्स अप बिफोर सनराइज एवरी डे, इसका मतलब क्या है? वो उनका हैबिट है, वो प्रॉपर हैबिट है। तो ये आपका परमानेंट बिहेवियर यानी हैबिट, एक्शन और स्टेट को दिखाने के लिए किया जाता है। फिर आपको यूनिवर्सल ट्रूथ बताने के लिए, जैसे यूनिवर्सल ट्रूथ मैंने बोला ना, ऑनेस्टी इज द, ये सॉरी वो नहीं हो जाएगा, वो अलग फॉर्म में हो जाएगा। ये इसको देखो कि जो यूनिवर्सल ट्रूथ, जैसे अर्थ, द अर्थ मूव्स या रिवॉल्व्स राउंड द सन, अर्थ मूव्स या रिवॉल्व्स राउंड द सन, यदि सूर्य जो है, सॉरी पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो ये क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ है। यूनिवर्सल ट्रूथ इन द सेंस कि अब वो उस टाइम में नहीं जाओ जबकि पृथ्वी जब से बना है, एक तरह से एग्जिस्टेंस में आया है, तब से सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, और आज भी लगा रही है, कल भी लगा रही थी और कल भी लगाते रहेगी। तो ये क्या है? यूनिवर्सल ये ट्रूथ है। तो यूनिवर्सल ट्रूथ को दिखाने के लिए हम इसका यूज करते हैं। फिर नेक्स्ट आपका जो होता है फिक्स्ड प्रोग्राम इन फ्यूचर। फिक्स्ड प्रोग्राम इन फ्यूचर, जैसे ये किसी को कहते हो ना, आई सी यू इन द मॉर्निंग, या सिंपली आप ऐसे ही बोलते हो सी यू इन द मॉर्निंग। जैसे मान के चलो क्या है, अब ये अंडरस्टूड है कि मान के चलो कि आई नहीं लगाते हो नॉर्मली, ये इस ढंग से सी यू इन द मॉर्निंग, अब कब बोलते हो? मान के चलो कि शाम में किसी से विदा हो रहे हो, जैसे बोलते हो ना गुड नाइट, सी यू टुमारो, या सी यू इन द मॉर्निंग, इसका मतलब क्या है? कल मॉर्निंग में, सुबह जो है मिलोगे, या दिन के टाइम में वो ये किसी को बोलते हो ना कि मुझे अभी बहुत काम है, ओके सी यू इन द इवनिंग, इसका मतलब है कि एक्चुअली यदि आप प्रेजेंट में मान के चलो कि अभी दिन के 11 बजे हैं, तो यदि दिन के 11 बजे हैं और किसी को आप बोलते हो कि सी यू इन द इवनिंग, इसका मतलब क्या है? वो काम जो है वो फ्यूचर में आप करोगे, वो जो वर्क होगा, जो मिलने का काम होगा, वो फ्यूचर में होगा, लेकिन फिक्स है कि ठीक है हम शाम में मिलेंगे, तो फिक्स्ड प्रोग्राम इन फ्यूचर। या फिर जैसे है कि ये द प्राइम मिनिस्टर विजिट्स प्रयागराज नेक्स्ट मंथ, द प्राइम मिनिस्टर विजिट्स प्रयागराज नेक्स्ट मंथ। तो यानी कि अब ये देखो, विजिट्स, द प्राइम मिनिस्टर विजिट्स प्रयागराज नेक्स्ट मंथ, यानी कि यदि देखा जाए तो फ्यूचर में काम होगा ना, कि वो फ्यूचर में प्राइम मिनिस्टर जो हैं, यानी कि नेक्स्ट मंथ, अगले महीने, मान के चलो अभी दिसंबर चल रहा है, तो अभी दिसंबर चल रहा है, तो जनवरी में जो है प्राइम मिनिस्टर वो आएंगे आएंगे। लेकिन हम यहाँ इस ढंग से यदि ये इसको अब उसको ट्रांसलेशन उस ढंग से करोगे कि द प्राइम मिनिस्टर विजिट्स प्रयागराज नेक्स्ट मंथ, तो क्या हो जाएगा कि प्राइम मिनिस्टर जो है, प्रधानमंत्री अगले महीने प्रयागराज आते हैं, लेकिन वो आएंगे के सेंस में होगा, तो इन फ्यूचर, फिक्स्ड प्रोग्राम इन फ्यूचर, ठीक है। तो ये आपको नेक्स्ट फिर आपका है
फॉर रनिंग कमेंट्री और मैच, तो कोई भी मैच या ये रनिंग ये सब के लिए जो होता है वो आपका रनिंग कमेंट्री और मैच वगैरह के लिए प्रोग्राम के लिए कुछ भी प्रोग्राम वगैरह होता है तो उसमें आप फ्यूचर ये सॉरी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हो। कोई भी जैसे प्रोग्राम चल रहा है किसी भी चीजों में तो उसमें से आप जो है उसको यूज करते हो। ठीक है। अब एक और चीजों को देखोगे कि कुछ जो ये है सेंटेंसेस है, तो कुछ सेंटेंस है कि फ्यूचर में मान के चलो कि फ्यूचर में 2 एक्शन हो रहा है, ठीक है? फ्यूचर में जो है आपका 2 एक्शन हो रहा है, तो फ्यूचर में 2 एक्शंस हो रहा है, 2 एक्शंस और उसमें से एक एक्शन जो है वो उसमें से आप ये लिख लो इसको इफ, अनलेस, इन केस, टिल, अनटिल, व्हेन, ठीक है? व्हेन, एज, as long as soon as soon as, even if, when, before, आफ्टर इत्यादि लगा हो तो इन सब से शुरू होने वाला जो क्लॉज होगा उसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होगा। हम एग्जांपल के तौर पे देखेंगे तो ये देखो यानी कि यदि फ्यूचर जो टाइम है फ्यूचर जो टाइम है उसमें से 2 एक्शन का उल्लेख है तो एक में क्या है इफ लगा हुआ है, इफ है या अनलेस है, इन केस है, टिल है, अनटिल है, व्हेन है, एज है, एज लॉन्ग एज है, एज सुन एज है, इवन इफ है, व्हेन, बिफोर, आफ्टर इत्यादि यदि है तो इन सब से जो शुरू हो रहा क्लाउज है उसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं और जो दूसरा सेंटेंस है उसमें हम फ्यूचर का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं इफ इट रेन्स, इफ देखो इफ लग गया तो इफ इट रेन्स आई शैल नोट गो टू जिम। देखो जिम में भी जाने का हमारा फ्यूचर का ये डिसाइड हो रहा है कि फ्यूचर में जाना है या नहीं जाना है और रेन होने का भी क्लियर नहीं है कि होगा। तो जैसे कोई ये बोलता है कि कल चलोगे ना जिम तो हम बोलते हैं इफ इट रेन्स यदि बारिश होती है तब मैं जिम नहीं जाऊंगा, यदि बारिश नहीं होगा तो हम जाएंगे। इफ इट रेन्स आई शैल नॉट गो टू जिम। दूसरा ये देखो अनलेस वी टेक अ कैब, unless we take a cab we will not reach the station on time। यानी कि हम जब तक कैब नहीं लेते हैं तब तक जो है हम वो आपका स्टेशन पे जो है वो टाइम से टाइमली जो स्टेशन पहुंचने का काम हमारा नहीं होगा। तो हम इन केसेस में जो है वो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज हम करेंगे। ठीक है। और इसमें से आप बहुत सारा है अनलेस को यूज कर सकते हो इन केस जैसे अनलेस यू वर्क हार्ड यानी कि जब तक आप कठिन मेहनत नहीं करते हो यू विल नॉट सक्सीड इन द सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन। जब तक आप कठिन परिश्रम नहीं करते हो हार्ड वर्क नहीं करते हो तब तक आप असिस्टेंट कमांडेंट के एग्जाम में आप पास नहीं हो सकते हो। अब देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है यानी कि सिंपल जो प्रेजेंट टेंस है तो उसमें जो हम समझने का वो हमने देखो ये केसेस बताए कि इन केसेस में हम यूज करते हैं इनको। अब देखो ये नॉर्मली होता है कि हम ट्रांसलेशन वगैरह देखेंगे कि आपके लिए मेन क्या है जब हिंदी माध्यम के हो। अब देखो जो इंग्लिश वाले हैं तो इंग्लिश वालों को इन चीजों को ये वाला जो है ट्रांसलेशन उन्हें बताने की जरूरत नहीं है। वो नॉर्मली चीजों को जानते हैं वो उतना जानते हैं तो उन्हें वो चीज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन चूंकि आप ये हिंदी माध्यम वाला बैच है तो इसमें हमको करना ये पड़ता है और इनफैक्ट आपको जानना चाहिए। तो वैसा सेंटेंस जिसके क्रिया के अंत में ता है, ते हैं, टी है इत्यादि लगा रहे उससे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस उससे सेंटेंस को कहते हैं जिसके वाक्य क्रिया के अंत में ता है, ते है, टी है इत्यादि लगा रहे हैं। जैसे ये आपका है
कि मैं पढ़ता हूं, वह गाती है, वह सोती है, ये सारी चीज। तो एग्जाम्पल हम देखेंगे। अब अनुवाद यानी कि सेंटेंस जो बनाते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब जो देखो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये सिंपलेस्ट फॉर्म है ट्रांसलेशन का। उसके अलावा ऑब्जेक्ट को आप जितना बड़ा कर सकते हो, ऑब्जेक्ट में आप जैसे ये है ना कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सिंपली मान के चलो कि बिना ऑब्जेक्ट का भी हो सकता है। जैसे मैं पढ़ता हूं तो आई स्टडी या आई रीड, लेकिन आई स्टडी या आई रीड अ बुक, आई रीड अ नोवेल, आई रीड अ नोवेल रिटेन बाई मुंशी प्रेमचंद, या आई रीड आई रीड अ नोवेल रिटेन बाय प्रेमचंद इन इंग्लिश, सॉरी इन हिंदी। अ, ठीक है, और उसमें जितना आप ऐड कर सकते हो, लेकिन जो सिंपलेस्ट फॉर्म स्ट्रक्चर का होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब निगेटिव सेंटेंस यदि होगा तो सब्जेक्ट प्लस डू और डज प्लस नोट प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट। देखो वी वन जो है वो सिंपली प्लूरल फॉर्म में होता है। तो देखो डू और डज, जब डू और डज लगा दिए तो फिर आपको ये प्लूरल, ये प्लूरल में ही हो जाएगा। अब देखो इसमें जो है, इसमें देखोगे कि आगे नेक्स्ट नोट में इस ढंग से देख सकते हो कि जो ये होता है तो वर्ब, वर्ब में सिंपल केसेस में जो होगा V1 होगा। लेकिन जब सब्जेक्ट जो होता है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो तो हमें V5 का यूज करना होता है, यानी कि यस और यस लगाते हैं। तो जब जो आपका वर्ब जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होगा, ये सॉरी सब्जेक्ट जो होगा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होगा, तब हमें क्या करना होता है, तब हमें लगाना होता है यस या यस, जिसको कि V5 हमने देखा था। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ये जो नोट ऑफ इंट्रोगेशन यानी प्रश्नवाचक जो चिन्ह है उसे आपको जरूर लगाना चाहिए। प्रश्नवाचक चिन्ह आप नहीं लगाते हो तो आपका सेंटेंस जो है वो अधूरा माना जाएगा, वो सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट नहीं होता है। नेक्स्ट आपका है WH सेंटेंस। WH में व्हाट, जो आपका व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, ठीक है, हाउ, ठीक है, whom, ये सब जो है WH वर्ड्स होते हैं। तो WH वर्ड्स वाले सेंटेंस जो होते हैं तो उसमें WH वर्ड्स प्लस डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस नोट ऑफ इंट्रोगेशन। देखो इन सब में हमने V1 लगाया है। आप देखो डिफरेंस देखोगे, ये सिंपल जो सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस, इसमें हमने V1 नहीं लगाया है। क्यों? क्योंकि यहाँ V1 भी हो सकता है या V5 भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन सब्जेक्ट के ऊपर। इस वजह से सिंपली हमने यहाँ वर्ब लिख दिया है। बाकी सारे सेंटेंसेस में देखोगे कि V1 लगा रहे हैं। अब देखो जो ये हमने ये ऑलरेडी यहां देखो नोट में लिखा हुआ है कि जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर में हो तो वर्ब यानी कि क्रिया में यस या यस लगाते हैं। तो देखो इसमें क्या है, हम लोग रोज कॉलेज जाते हैं तो बी गो, सॉरी ये कॉलेज ये हो जाएगा, ठीक है ना, बी गो टू कॉलेज डेली, हम लोग जो है कॉलेज रोज जाते हैं। तुम इतिहास क्यों नहीं पढ़ती हो, तो देखो WH वर्ड हो गया, तो वाई डोंट यू स्टडी हिस्ट्री। देखो इसमें क्या है कि आप लोगों से हमने ये जो भी है, देखो जो सब्सक्राइबर हैं जो यानी कि पेड कोर्स में शामिल हैं उनसे ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आप इसका प्रॉपर तरीका से नोट्स बना करके रखो, कि जैसे जब वीडियो देख रहे हो, ठीक है, तो वहां आपके पास नोट्स सामने होना चाहिए। जब भी आप उस चीज को देख रहे हो, फर्स्ट टाइम आप देख लो, सेकेंड टाइम जो भी है, आप एज मेनी टाइम एज यू कैन वॉच दिस वीडियो। अब देखो ये वाला सारे वीडियो जो भी प्राइवेट भी होंगे तो आपका कोर्स चल रहा है, जो नेक्स्ट एग्जाम यानी कि जब तक होगा तो एज मेनी टाइम आप इस वीडियो को जितनी बार चाहो उसको देख सकते हो। तो तुम इतिहास क्यों नहीं पढ़ती हो, तो WH है, तो वाई है, वाई डोंट यू स्टडी हिस्ट्री। क्या वह सिनेमा देखता है, तो डज ही वॉच मूवी। अब देखो ये यहाँ डज लग गया तो ये यहाँ वॉच ही लगेगा। नोट, जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर में हो तो वर्ब में यस और यस लगाते हैं जिसे हम
5 कहते हैं। राम बाजार जाता है तो राम गोज टू मार्केट। माधुरी नाचती है, ठीक है, तो माधुरी डांसेस। सी कुक्स, यानी वह बहुत अच्छा खाना बनाती है, तो सी कुक्स वेरी डिलीशियस फूड। देखो, ये जो आपका है, ये होमवर्क के तौर पे है। ये आप होमवर्क लिखोगे। जो सब्सक्राइबर हो, उनसे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये आप लिख करके ये इसको बनाओगे, और बना करके जो भी है मेरे पास वो सेंड करोगे एटलीस्ट। कि मैं ये आप देखना चाहता हूं कि जो भी सब्सक्राइबर हैं, तो आप अवेयर हो या नहीं। कल के जो वीडियो में फर्स्ट लेक्चर था, हमने बोला था कि आपको होमवर्क या जो भी कुछ दिया जा रहा है उसे आपको करना है, वर्क आपको करना है। तो ये आपके होमवर्क के में है, और इसे आप बनाओगे, सोल्व करोगे, और सब्सक्राइबर जो हैं वो हमें सोल्व करके इसको हमें ट्रांसलेट करके, ठीक है, सेंड करेंगे। इसको ट्रांसलेट आपको करना है। अब आपका जो है प्रेजेंट इम्परफेक्ट है, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी इसको कहते हो। तो सामान्य जो इनके प्रयोग होते हैं, जब कोई काम वर्तमान समय में बोलते वक्त चल रहा है, यानी कि जारी है, जो हम वर्तमान में जो बोल रहे हैं उस पे वो काम ये जारी है। या कोई काम वर्तमान में प्रगति पर है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बोलते हैं ना, कि जैसे आई एम राइटिंग अ नोबेल। मान के चलो कि ये मैं बोलता हूं कि आई एम राइटिंग अ नोबेल, तो नोबेल राइटिंग ये करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि कंटिन्यू राउंड द क्लॉक, जैसे मैं अभी भी लिख ही रहा हूं। वर्तमान में वो कार्य प्रगति पे है। मान के चलो कि 300 पेजेस का नोबेल लिखा जाना है, 300 पेज का उपन्यास लिखा जाना है। तो मैं लिख रहा हूं इन द सेंस कि मान के चलो 2 मंथ से लिख रहा हूं। तो डेली हो सकता है मैं आधे घंटे उस पर दे रहा हूँ, 1 घंटे दे रहा हूँ, 2 घंटे दे रहा हूँ, 5 घंटे, या मैं फुल टाइम नॉवेल लिखने का ही। तो इसका ये मतलब नहीं है कि वर्तमान में हम जिस समय बोल रहे हैं उस नोबेल को लिख रहे हैं। लेकिन वो नोबेल लिखने का जो काम है, वो जो वर्क है, नोबेल लिखने का जो वर्क है, वो प्रोग्रेस में है। ठीक है, इसका मतलब ये पहला से मतलब होता है कि अभी वर्तमान समय में बोलते वक्त काम चल रहा है, जारी है। जैसे मैं जिस समय वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, अभी वर्तमान में मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। ऑब्वियसली आप जिस समय देखोगे उसको, तो वो डिफरेंट टाइम होगा, लेकिन मैं जिस समय अभी बोल रहा हूं, तो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। तो वर्तमान में वीडियो रिकॉर्डिंग का काम चल रहा, आई एम रिकॉर्डिंग अ वीडियो। लेकिन जो है कि वर्तमान समय में कोई प्रगति पर है, इसका मतलब मान के चलो कि एक घर बना रहे हैं, एक बिल्डिंग बन रहा है, तो आई एम बिजी इन बिल्डिंग अ हाउस। तो इसका मतलब नहीं है कि जिस समय मैं बोल रहा हूं उस समय जो है उसके इक्विपमेंट्स लेकर के वर्क कर रहा हूं। लेकिन जो वर्तमान में काम प्रोग्रेस पे है। नेक्स्ट आपका होता है इसका यूज जो होता है कि वर्तमान समय में कोई ग्रेजुअल चेंज बताने में, कि कोई भी ग्रेजुअल चेंज होता है उस चीज को बताने में। जैसे कहते हैं ना कि यू आर बिकमिंग, या यू आर गेटिंग फैटर एंड फैटर डे बाय डे। कि आप जो है कि लॉकडाउन में बैठ करके मोटे होते जा रहे हैं रेगुलर रूप से। तो इसका मतलब है कि क्रमिक चेंज हो रहा है। ऐसा नहीं है ना कि रैंडमली कल आप 10 kg के थे और आज 50 kg के हो गया, ऐसा नहीं होगा। कि मान के चलो कि जैसे लॉकडाउन में एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, फिजिकल एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, तो वो क्या है कि गेटिंग फैटर एंड फैटर। ठीक है। नेक्स्ट आपका जो है भविष्य में होने वाले किसी निश्चित कार्यक्रम के लिए। जैसे देखो हमने जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट भी उसमें यूज किया था, तो इस केस में जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट भी यूज करते हैं। जैसे हमने देखा ना कि द प्राइम मिनिस्टर कम्स या विजिट्स प्रयागराज नेक्स्ट मंथ। तो प्रयागराज ये, तो इसको हम इस फॉर्म में भी, द प्राइम मिनिस्टर इज कमिंग टू प्रयागराज नेक्स्ट मंथ। आई एम गोइंग टू वाराणसी टुमारो। ठीक है। या तो उसको हम प्रेजेंट इंडिफिनिट एज वेल एज प्रेजेंट इम्परफेक्ट, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इसमें हम दोनों का यूज कर सकते हैं, और दोनों भी गलत नहीं होता, दोनों अपने आप में सही है। नेक्स्ट है कि वर्तमान में कोई ऐसा काम जिससे किसी को गुस्सा या चिढ़ हो। जैसे कोई भी है ना कि ही इज ऑलवेज डिमांडिंग मनी। तो देखो, ही ऑलवेज डिमांड्स मनी नहीं होगा, ही इज ऑलवेज डिमांडिंग मनी। यानी कि उससे हमें क्या हो रहा है, किसी से आप पैसा मांग रहा है या कोई इरिटेट कर रहा है, तो इरिटेट करेगा तो गुस्सा होगा या चिढ़ होगा। तो ये सामान्य केसेस में हम इसको यूज करते हैं। अब देखो इसमें मेन आपको है ये चीज जानना है
कि जो है प्रेजेंट इम्परफेक्ट है या कंटिन्यूअस है, तो वैसा सेंटेंस जिसके क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो इत्यादि लगा रहता है, तो वह वाक्य जो है प्रेजेंट इम्परफेक्ट या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का कहा जाता है। तो कोई सेंटेंस है जिसके क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो इत्यादि लगा रहता है, तो वो होता है जस्ट अब ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेट करने का एक चीज देखना, हाँ इसमें ये चीज एक मैं आपको बता रहा हूं कि जब भी जो आपका इम्परफेक्ट होता है, तो इम्परफेक्ट में आप देखोगे प्रेजेंट इम्परफेक्ट या इम्परफेक्ट जब भी होता है, तो आपका वी फोर लग रहा है। वी फोर में यानी कि आईएनजी आप लगाते हो, हमने ऑलरेडी वर्ब का फाइव फॉर्म वो मैंने बोला ना कि हमेशा उसका यूज होगा, तो वी वन वी टू वी थ्री वी फोर वी फाइव, ये इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये हमेशा आप जब तक आप पढ़ते रहोगे ये एक तरह से लाइफ टाइम के लिए इसको मेमोरी में रखो। अब जब भी हम आईएनजी लगाते हैं, तो वर्ब टू बी, वर्ब बी फॉर्म का यूज होता है, बी फॉर्म का यूज होता। अब बी में क्या होते हैं, आपका एम, एम आता है, इज आता है, आर आता है, वॉज आता है, वेयर आता है, ठीक है, बी आता है, बी अपने आप में भी आता है, और बीन और बीइंग। देखो, इज एम आर, एम इज आर या इज एम आर वॉट एवर, तो ये आपका प्रेजेंट टेंस में है। वॉज और बेयर जो है, वॉज और बेयर ये आपका पास्ट में है, बी आपका प्रेजेंट में हो जाता है, बीन आपका थर्ड फॉर्म है, और बीइंग आपका जो है वी फॉर्म वी फोर में है। तो ये जो एम, इज, आर, वॉज, बेयर, बी, बीन, बीइंग, ये इसको वर्ब का बी फॉर्म कहते हैं, वर्ब बी। तो ये आपका जो है टू बी का यूज होता है, ठीक है। कि और फिर V3 वगैरह जो आपका है, V3 को हम जो है इनके साथ ये प्लस V3 जब हम यूज करते हैं, ये आपके जो वर्ब बी फॉर्म है, और इसमें हम प्लस V3 जो है पैसिव वॉइस बनाने में किया जाता है यूज। जब हम वॉइस देखेंगे तो उसमें देखेंगे कि ये है कि अ लेटर इज रिटेन बाय गीता, गीता के द्वारा लेटर लिखा गया, तो अ लेटर इज रिटेन बाय, तो रिटेन आपका बाय, ठीक है, तो आपका गीता, तो इज लगा। ये इज, एम, आर, वॉज, वेयर, बी, बीन और बीइंग, ये आपका वर्ब टू बी फॉर्म जो है ये हम यूज करते हैं। तो इसमें हम यूज करते हैं, तो देखो ये आपका क्या, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर इसमें आएगा, बी फोर प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखो इज, एम, आर तीनों हमने एक ही ये लगा। अब डिपेंडिंग ऑन की इज आप कहां लगाओगे, देखो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट यदि है तो उसके साथ एम लगाएंगे, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ इज, और बाकी के साथ आर लगाएंगे। तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर कौन होता है, आई यानी कि मैं, तो मैं के साथ एम, और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर यानी कि सीता, गीता, कोई नेम वॉट एवर, ही, सी, इनके साथ जो होता है वो आपका इज लगता है, और बाकी जितने भी हैं उनके साथ आप क्या लगाते हो, आर लगाते हो। तो इसका ध्यान रखोगे। वह स्कूल जा रही है, तो सी है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, तो सी इज गोइंग टू स्कूल। तुम क्यों नहीं पढ़ रहे हो, तो वाई आर यू नोट रीडिंग और स्टडिंग। वे लोग पार्क में टहल रहे हैं या घूम रहे हैं, दे आर वॉकिंग इन द पार्क। तो देखो ये जो, अब एक आई वाला भी ये कर लो कि मैं स्कूल जा रहा हूं, तो आई एम गोइंग टू स्कूल, या आई एम गोइंग टू मार्केट कर लो। मैं से भी एक बना लो कि आई एम गोइंग टू मार्केट, या आई एम कुकिंग फूड, मैं खाना बना रहा हूं। अब देखो ये भी आपका जो टास्क है, इस टास्क को ये आप कंप्लीट करोगे, होमवर्क आप ये करोगे। देखो मेरे कहने का मतलब ये इसमें है, टेंस में मेजॉरिटी जो है, देखो एक सेंटेंस करेक्शन का आपका आता है, कभी कभी नहीं भी आता है, अदरवाइज सेंटेंस करेक्शन का आता है। तो इससे दो फायदा है, एक सेंटेंस करेक्शन जो आता है, तो सेंटेंस करेक्शन में यदि टेंस के पार्ट से, एंगल से, यदि सेंटेंस में एरर जो है वो टेंस के एंगल से हुआ है, तो वो आपको हेल्प होगा। और जिनका भी हिंदी वाले मीडियम के हो,
तो 120 मार्क्स जो है, 120 मार्क्स का तो आपको इंग्लिश में ही लिखना है। तो ये चीज़ जो है वो इंग्लिश में आपको लिखने में हेल्प करेगा, इंग्लिश में मदद करेगा। तो जो भी सब्सक्राइबर हो उस चीज़ को ये इसको लिखोगे, मेरे पास सेंड करोगे ताकि मुझे पता चले कि आप इसमें वर्क कर रहे हो। अब आपका जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो होता है इसका मतलब है, देखो इम्परफेक्ट, इम्परफेक्ट का मतलब है कि काम पूरा नहीं हुआ। परफेक्ट कोई भी चीज का क्या मतलब है, ऐसे भी आप सोचो कि इम्परफेक्ट इसका मतलब है कि सही से नहीं हुआ है। जैसे मैं खाना खा रहा हूं, तो खाना खाने का काम जो है वो चल रहा है, अभी पूरा नहीं हुआ है। लेकिन जब हम प्रेजेंट परफेक्ट कहते हैं, तो प्रेजेंट जब आप परफेक्ट कहते हो तो उसमें क्या होता है कि प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब होता है कि काम जो है वो आपका पूरा हो चुका है, पूर्ण हो चुका है। अब देखो इसमें से जो प्रेजेंट इम्परफेक्ट था, तो यदि एसएससी वगैरह, सीजीएल वगैरह के लिए या बैंकिंग वगैरह के लिए करते तो कुछ और चीज़ों को हमें देखना होता। लेकिन हम चूँकि इस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कर रहे हैं, हम एसएससी, सीजीएल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कर रहे हैं, हम बैंकिंग, पीओ के पॉइंट ऑफ व्यू या इस सब से नहीं कर रहे हैं, हमें असिस्टेंट कमांडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से करना है। तो कुछ चीज़ें हैं जो इसमें जो काम आ रहा है, जो इसमें यूज़फुल है, हम उसी को करते हैं। तो जो वर्तमान में काम जो है यानी कि पूर्ण हो जाता है। ऐसे कामों के लिए जो अभी-अभी समाप्त हुआ है, अभी-अभी समाप्त हुआ ना, जैसे कि खाना खा करके जस्ट ये आई जस्ट फिनिश्ड माय टास्क, ठीक है ना? कि मैंने अभी-अभी एक तरह से काम समाप्त किया है। तो ऐसे कामों के लिए जो पास्ट में पूरा हो चुका है, लेकिन उसका वर्तमान में भी महत्व है, लेकिन समय नहीं दिया हुआ है। जैसे यदि एग्ज़ाम्पल के तौर पे समय यदि दिया हुआ रहेगा, तो ये आप उसको उसमें से नहीं यूज़ करोगे, ठीक है ना? तो हमें जो है समय उसमें दिया हुआ नहीं होना चाहिए। अब जैसे मान के चलो कि है आपका ये यस्टरडे वगैरह, यस्टरडे, एगो, लास्ट, ये सब जैसे एग्जांपल ही हैज कम यस्टरडे, मान के चलो ही हैज कम यस्टरडे सपोज हो, तो वो आपका गलत हो जाएगा। मान के चलो कि ये रहा ही हैज कम यस्टरडे, ही हैज कम यस्टरडे, ये सेंटेंस गलत है। इसमें हो जाएगा ही केम यस्टरडे। अब ये होगा ही हैज कम फ्रॉम होम, यानी वह घर से आया है, तब आप उसको यूज़ कर सकते हो। यानी कि नॉर्मली इसमें जो होता है कि काम जो है, वो आपका वर्तमान में पूर्ण हो जाता है। जैसे ही ये ही हैज़ कम, तो ही हैज़ कम फ्रॉम होम, इसका मतलब अभी-अभी वो आया है, अभी-अभी वो समाप्त हुआ है। लेकिन अब यस्टरडे लग गया, अगो लग गया, लास्ट लग गया, तब हम ये नहीं। जैसे एग्ज़ाम्पल, द ट्रेन लेफ्ट द स्टेशन 2 मिनट्स अगो, तो देखो अगो लगा हुआ है, तो द ट्रेन हैज़ लेफ्ट द स्टेशन इसमें नहीं होगा। तो टाइम आपका यदि दिया हुआ है, ठीक है ना? यस्टरडे, इसमें मान के चलो यस्टरडे, पास्ट में जो भी ये टाइम दिया हुआ यानी कि एगो, ठीक है, लास्ट और इत्यादि लगा हुआ रहे, तो ये उसमें आपका यूज नहीं होगा, ठीक है। अब हम एग्जाम्पल्स के तौर पे ये देखते हैं सेंटेंस का जो फॉर्मेशन है। यदि वाक्य की क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुके हो, या फिर या है, ये हैं, ई है, ये हो इत्यादि लगा रहता है, तो वह सेंटेंस जो होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होता है। इसको अनुवाद यानी कि सेंटेंस बनाने का नियम जो होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज और है प्लस वी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। देखो अब वी थ्री का मतलब है पास्ट पार्टिसिपल जो भी है वो उसमें से आप यूज करते हो, तो वो आप यूज करोगे। जैसे शिक्षक कक्षा में आ चुके हैं, तो टीचर हैज कम इन द क्लास, यानी कि आ चुके हैं, ठीक है। क्या तुम खा चुके हो, तो हैव यू ईटेन। नोट, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ हैज लगाते हैं और बाकी अन्य के साथ हम हैव लगाते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना चाहिए। अब देखो ये जो हम देखे पहले
कि जो कोई काम है वो पास्ट में पूरा हो चुका है, लेकिन वर्तमान महत्व का नहीं है और उसमें समय नहीं दिया हुआ। जैसे कहते हैं ना, ही माय ब्रदर हैज़ गॉन टू कानपुर। तो माय ब्रदर हैज़ गॉन टू कानपुर, समय देखो नहीं दिया हुआ है। हैज़ गॉन टू यानी कि गया है। लेकिन अब यदि ये है माय ब्रदर हैज़ गॉन टू कानपुर यस्टरडे, तब नहीं होगा। टाइम नहीं दिया हुआ होना चाहिए। या जैसे वी हैव विजिटेड गोवा ट्वाइस, मान के चलो वी हैव विजिटेड गोवा ट्वाइस, हमने 2 बार गोवा का भ्रमण किया है, लेकिन टाइम उसमें नहीं दिया हुआ है। तो देखो, ये जितने भी सेंटेंस हैं ये होमवर्क के तौर पे, तो ये आपके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हैं, इन्हें आपको प्रैक्टिस करना है। लास्ट आपका जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो ऐसे कामों के लिए जो पास्ट में आरंभ हुआ है और अभी भी जारी है, या फिर ऐसा काम जिसमें कार्य के जारी रहने को दर्शाने के लिए समय दिया हुआ रहे, कि कंटिन्यूटी कंटिन्यूटी को मेंटेन रखने के लिए समय दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है। तो इसको जो हम रिकॉग्निशन करेंगे कि ऐसा वाक्य क्रिया जिसके अंत में तारा ता आ रहा है, ती आ रही है, ते आ रहे हैं, के साथ में समय दिया रहे, तो वह वाक्य जो होता है, सेंटेंस जो होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होता है। अनुवाद इसको करोगे कि जो सब्जेक्ट है हैज और हैव प्लस बीन प्लस बी फोर प्लस फोर और सिंस प्लस ऑब्जेक्ट। देखो, पॉइंट ऑफ टाइम जो फिक्स टाइम वो दिया हुआ, पॉइंट ऑफ टाइम जैसे 5 बजे शाम से, तो 5 बजे शाम क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है। अब देखो 3rd ऑफ दिसंबर, तो 3rd ऑफ दिसंबर को अब उस अनुसार बोलोगे कि 3rd ऑफ दिसंबर में तो पॉइंट नहीं दिया हुआ है। नहीं, पॉइंट को आप उस ढंग से नहीं देखोगे, लेकिन थर्ड डेट दिया हुआ है, एग्जैक्ट डेट दिया हुआ है वगैरह, तो उसे हम पॉइंट ऑफ टाइम को ही कंसीडर करते हैं। और पीरियड ऑफ टाइम जैसे 2 महीने, 2 घंटे, 4 महीने, 4 साल, 15 साल, 20 साल, ये इसको पीरियड ऑफ टाइम कहते हैं। तो देखो, जो आपका पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस लगाते हैं और पीरियड ऑफ टाइम के लिए फोर लगाते हैं, ये जो फोर और सिंस है। और जो वी फोर ऑलरेडी हमने वी वर्ब में यानी वी वन में हम जब आईएनजी लगाते हैं, तो आपका जो होता है वो बी फोर बन जाता है। अब देखो उसमें से अब ये मत बोलना कि एकदम डायरेक्ट आईएनजी इन द सेंस आईएनजी फॉर्म में, जैसे रन है तो आर यू एन, अब उसको बोलोगे आर यू एन आईएनजी करेंगे, नहीं, उसमें डबल एन लगता है। तो रनिंग, आपको वो सेंस समझना है। जब हम आईएनजी बोलते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप डायरेक्ट सिर्फ आईएनजी लगा दोगे। सम ऐसे वर्ब्स हैं जिसमें आपको मान के चलो कि कुछ और ऐड करना पड़ता है, लेकिन इन सिंपल सोचो कि आईएनजी उसमें लगा हुआ है। जैसे सोहन 3 घंटों से पढ़ रहा है या पढ़ता आ रहा, एग्जैक्ट फॉर्म जैसा ये होता है कि पढ़ता आ रहा है, लेकिन यदि टाइम दिया हुआ है तो सोहन 3 घंटे से पढ़ रहा है, तो सोहन हैज बीन रीडिंग फॉर 3 आवर्स, यानी कि देखो, जो पढ़ाई स्टार्ट किया था वो 3 घंटे पहले किया था, यानी कि पास्ट में वो काम स्टार्ट हुआ था। शुरू जो हुआ था वो पास्ट में, लेकिन अभी वर्तमान में भी वो चल रहा है। जैसे वह 3 दिसंबर से बीमार है, तो ही हैज बीन इल सिंस 3rd ऑफ दिसंबर। तो एक तरह से बीमार, अब वो नहीं ना, ही हैज बीन इलिंग नहीं होगा ना, ही हैज बीन इल, ठीक है, सिंस 3rd ऑफ दिसंबर। ये आपका जो है होमवर्क है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो है वो आपका ये होमवर्क है। तो ये चारों में हमने होमवर्क देख लिया। आज जो है प्रेजेंट टेंस का जो आपका यूज है वो हमने कर लिया। कुछ चीजें अभी हम और देखेंगे, डायरेक्ट इस फॉर्म में नहीं देखेंगे, लेकिन जब हम वर्ब देखेंगे, वर्ब का स्पेशल चैप्टर जब होगा तो हम उसमें देखेंगे। फिर आपका जो वर्ब के साथ, फिर आपका जो सिंटैक्स हमने बताया था, कल का जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, तो उसमें बताया था कि हम सिंटैक्स भी देखेंगे। तो वर्ब देखेंगे, सिंटैक्स देखेंगे, उसमें भी आपका इनका यूज होगा। तो कुछ भी क्वेश्चंस क्यूरी है तो आप हमें या तो कमेंट बॉक्स में डालें, या फिर इस व्हाट्सएप नंबर 8527146498, या फिर इस टेलीग्राम नंबर 7404909669 पे संपर्क कर सकते हो। जिन्हें भी टेस्ट वगैरह जो भी होगा वो केन स्टडीज पे होता है, जिनको भी अभी जैसे वर्तमान में टेस्ट वगैरह देना है तो वो केन स्टडीज पे जाके टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, तो वो जो भी है कि आपको कंटिन्यू वर्क करते रहना।
नेक्स्ट का जो हम देखेंगे वो पास्ट टेंस देखेंगे और फ्यूचर टेंस देखेंगे। तो कल का जो वीडियो होगा उसमें हम पास्ट टेंस देखेंगे और उसके अगले में फ्यूचर टेंस देखेंगे। उसके बाद फिर जो होगा बेसिक ग्रामर्स के और चीज़ों को कंसीडर करेंगे और पैरेलली आपका सारी चीज़ों को हम पैरेलली में चलते रहेंगे, धीरे-धीरे करके चलते रहेंगे। ठीक है? ओके, थैंक यू।